औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आज के दिन का आगाज़ आप लोगों ने एक बहुत ही खूबसूरत सोच और एक नई और नेक सोच के साथ किया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स या फिर जिसको हम लोग पैरेंटल्स प्रिपरेशन का नाम देते हैं, यानी कि वो तमाम तर डोजेज फॉर्म्स जिनको हम लोग बजरिया सिरिंज इस्तेमाल करते हैं या एडमिनिस्टर कर देते हैं बॉडी के अंदर, उनको हम लोग पेरेंटल प्रिपरेशंस का नाम देते हैं, राइट? अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने मुख्तलिफ तरह की डोजेज फॉर्म्स पढ़ी, जिसके अंदर हम लोगों ने सिरप्स पढ़ी थी, हमने सस्पेंशंस पढ़ी, हमने इमल्जन्स पढ़ी थी, लोशंस एंड लिनीमेंट्स के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, और उसके बाद स्प्रेज भी पढ़े और एरोसोल्स पढ़े थे, राइट? अगर तो आप लोगों ने इसके अंदर से कोई सी भी डोजेज फॉर्म के बारे में पढ़ना है या फिर आप लोग उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर, दैट इज अबाउट इंजेक्शंस एंड पेरेंटल प्रिपरेशंस। आप लोग कहते हो पेरेंटल प्रिपरेशंस जो है ना या इंजेक्टेबल्स जो हैं, दे मस्ट बी स्टीराइल। वो क्या होने चाहिए, जरासीम से पाक होने चाहिए और ऐसे चीज़ों से पाक हों जो कि क्या करते हैं, बुखार पैदा करते हैं, यानी कि पायरोजन फ्री होने चाहिए। वो पायरोजन फ्री सॉल्यूशंस होने चाहिए, यानी कि उसके अंदर ऐसे सब्सटेंसेस ना हो जो बॉडी में जाकर फीवर पैदा करें, बुखार पैदा करें। इसके अलावा वो कोई मीन और सस्पेंशन ऑफ द ड्रग्स इन एक्वस और ऑयली व्हीकल्स, दे माइट बी क्या हो सकते हैं, सस्पेंशन हो सकती है। सस्पेंशन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि सस्पेंशन एक ऐसी डोजेज फॉर्म है जिसके अंदर क्या है कि सॉलिड इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस जो है वो लिक्विड के अंदर फैला हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। हम लोग कहते हैं ये सस्पेंशन भी हो सकती है हमारी ड्रग की, या तो वाटर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में, वाटर सॉल्युबल व्हीकल के अंदर, या फिर ऑयल सॉल्युबल व्हीकल के अंदर। मेंट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द बॉडी बाय मींस ऑफ एन इंजेक्शन, जिसको हम लोग पेरेंटली का नाम देते हैं। पेरेंटली का नाम नहीं लिखोगे, पेरेंटरली लिखोगे, यानी कि जिसको हम लोग बजरिया सिरिंज जो है उसको हम लोग एडमिनिस्टर कर लेते हैं या इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मुतारिफ करवाते हैं अपनी बॉडी के अंदर। अच्छा, अब हम लोग कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं जिसको हम लोग इंटरनल बॉडी मीन जिसको हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं बॉडी के अंदर, ठीक है? तो अब हमारे पास कुछ खसूसियात होनी चाहिए लाज़मी, जिसको हमारे इंजेक्टेबल्स जो हैं वो फ़ॉलो करें। नंबर 1 कि वो स्टेराइल हो, यानी कि जरासीम से पाक हो, तमाम तर माइक्रो ऑर्गेनिज़्म से पाक होनी चाहिए या फिर माइक्रोबियल प्रोडक्ट से। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि अब इसका जो इंजेक्टेबल्स हैं, चाहे तो हम लोग इंट्रावीनस लेते हैं, इंट्रामस्कुलर लेते हैं, उन सब का इंजेक्शन क्या है, हमारी बॉडी के साथ हो रहा है। यानी कि हमारे सेल्स के साथ, हमारे ब्लड के साथ हो रहा है। तो वो जरासीम से पाक होने चाहिए। अगर तो खुदा ना खास्ता ऐसा कोई भी सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, तो वो क्या करेगा, कोई भी कंटामिनेटेड थिंग अगर हमारी बॉडी में खुदा ना खास्ता चली जाती है, तो वो इन्फेक्शन पैदा करेगी। सच एज टॉक्सिन्स और पायरोजेंस, ये चीज़ हमने पढ़ ली। टॉक्सिन जो जहरीले मतलब कि सब्सटेंस हैं, और पायरोजेंस जो कि बुखार पैदा करते हैं, या फिर वो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स और देयर टॉक्सिन्स और साइटोकाइंस दैट प्रोवोक फीवर, जो कि फीवर पैदा करते हैं। साइटोकाइंस हमारी अपनी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम द पार्टिकल्स लाइक डस्ट और फाइबर्स। ये जो हमारे जो इंजेक्टेबल्स हैं या जो ये जो पेरेंटल्स हैं, ये क्या है, ये डस्ट से, गर्द से और फाइबर्स यानी कि धागों से ये पाक होने चाहिए। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जब कभी हम लोग इंजेक्टेबल्स यूज़ करते हैं, तो क्या है, इंजेक्टेबल्स को, ये जो सिरिंजेस हैं उसको कभी भी उसकी टिप को आप लोग कॉटन से, कॉटन ये जो सेपरेट स्वैब होती है उससे आप लोग साफ़ नहीं करोगे। हमेशा एक नई जो सिरिंज है उसी का इस्तेमाल करोगे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बारीक धागे आपके कॉटन के लग सकते हैं। शुड बी आइसोटोनिक विद बॉडी फ्लूइड, वो आइसोटोनिक होना चाहिए बॉडी फ्लूइड के साथ। ये चीज़ हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ी थी, दैट टू सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक व्हेन दे हैव सेम आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा था कि या तो उनका सेम आयन कंसंट्रेशन होगी, या फिर हम लोग बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कि सेम सॉल्ट कंसंट्रेशन होगी। सेम सॉल्ट कंसंट्रेशन, और इसी तरह से हमने कहा था सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा दो सॉल्यूशंस के अंदर। तो क्या है कि वो आइसोटोनिक होंगे। और ये क्यों कर रहे होते हैं हम लोग, इसके अंदर हमारे पास एक जो सॉल्यूशन है, इट मस्ट बी बॉडी फ्लूइड,
और दूसरा जो सॉल्यूशन है उसका सेम आयन कंसंट्रेशन होना चाहिए, सेम सॉल्ट कंसंट्रेशन और सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों करना चाह रहे थे? ताकि हमारी बॉडी की जो रेगुलरिटी है या फिर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो हमारा मेंटेन रहे। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, मल्टी डोज इंजेक्शंस मस्ट कंटेन प्रिजर्वेटिव्स। हम लोगों के पास जो मल्टी डोज इंजेक्शंस हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे पास इंजेक्टेबल्स दो फॉर्म में आते हैं। एक होता है वाइल की सूरत में, जिसको हम लोग जिसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ तरह की मुख्तलिफ डोजेस, एक से ज़्यादा डोजेस निकाल लेते हैं, खुराक निकाल लेते हैं। ठीक है, और फिर बाकी को हम लोग रख देते हैं। जबकि एक हमारे पास एम्प्योल होता है। ठीक हो गया। इस तरह से एक हमारे पास एम्प्यूल होती है जिसकी नेक को हम लोग तोड़कर ना हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। दिस वन है सिंगल डोज, इसमें सिर्फ एक खुराक होती है। जबकि ये जो हमारे पास जिसके ऊपर रबर कैप लगा हुआ होता है, इसके अंदर से हम लोग मल्टीपल डोजेस निकाल लेते हैं। ठीक है, शीशी की बोतल होगी, वायल होगी, ठीक है, और ऊपर उसकी रबर कैप होती है जिसमें से हम लोग मल्टीपल डोजेस निकाल लेते हैं। और ये जो मल्टीपल डोजेस वाले जो इंजेक्टेबल्स है ना, दे मस्ट हैव प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव्स ऐसे एक्सिपिएंट्स हैं जो कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन या माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होने देते। अच्छा, हमें इंजेक्टेबल्स के फायदे क्या हैं? कि ये जो इंजेक्टेबल्स हैं ये डायरेक्टली हमारी बॉडी के फ्लूइड्स के साथ जाकर मिलती है, इस वजह से इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है इन इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक हो गया, जैसे कि आईवी रूट है। सेकेंड वन, मोस्ट सुटेबल रूट फॉर नॉन कॉपरेटिव एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। नॉन कॉपरेटिव जो आपके साथ ताउन नहीं कर रहे होते, ऐसे पेशेंट्स, मरीज, या फिर जो अनकॉन्शियस होते हैं यानी कि अपने होश में नहीं होते, ऐसे पेशेंट्स के लिए ये रास्ता बहुत ही जबरदस्त होता है। ठीक है, यानी कि आप लोग उनकी विदाउट परमिशन आप लोग इंजेक्ट कर सकते हो, अपना जो भी ट्रीटमेंट है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, प्रोलॉन्ग्ड एक्शन ऑफ अ ड्रग कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस रूट। आप लोगों ने अगर तवील मतलब कि थोड़ा टाइम तक के लिए अगर आप लोगों ने अपनी दवा का असर रखना है बॉडी के अंदर, तो आप लोग इंट्रामस्कुलर रूट इस्तेमाल करते हो, मसल्स में लगा देते हो, पट्टों में लगाते हो। ठीक है, और उसके अंदर क्या है कि ना फिर ड्रग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके डिफ्यूज होती रहती है। The route is preferred when the drug is not absorbed or inactivated in the GIT। हम लोग जो पेरेंटल रूट है उस टाइम पर इसको हम प्रेफरेबल करते हैं, तरजीह देते हैं। कब? जब हमारी जो ड्रग है ना वो GIT के थ्रू ना खराब हो जाती है या सही से इनएक्टिवेट हो जाती है, नकारा, या फिर वो सही से जज्ब नहीं हो पाती। नेक्स्ट थिंग, हम लोग आईवी के थ्रू या फिर ये जो हमारे पेरेंटल्स हैं इसके थ्रू हम लोग मिली लीटर से लेकर यानी कि ml से लेकर हम लोग लीटर्स तक का मतलब कि जो हमारे पास क्वांटिटी है उसको हम लोग इंजेक्ट करवा सकते हैं। लेकिन हमें नुकसान क्या होता है इसका? हमें नुकसान ये होता है कि अगर तो हम लोगों ने रॉन्ग रूट इस्तेमाल कर लिया तो इट मे प्रूव फैटाल, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। यानी कि आईवी था और हमने इंट्रामस्कुलर लगा दिया, या मसल्स में लगाना था और हम लोगों ने इंट्रावीनस लगा दिया। हम ठीक हो गया, हमने आईवी लगा दिया उसे। अच्छा, मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज एक्सपेंसिव एज एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड। यानी कि इसका जो ट्रीटमेंट है हम लोग ये खुद से नहीं ले सकते। वी मस्ट हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्सपर्टीज। हमें कोई ना कोई ऐसा माहिर इंसान चाहिए जो कि क्या करेगा, जो कि उसको इंजेक्टेबल्स को एडमिनिस्टर करेगा। हम खुद से इंजेक्शन नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है क्योंकि हमें जाना पड़ेगा कंपाउंडर के पास या डिस्पेंसर के पास जो कि हमें इंजेक्ट करवा देगा। अच्छा जी, फॉर्मुलेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स। अगर हम लोग पेरेंटल प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं तो क्या है, सबसे पहली चीज़ ये कि हमें व्हीकल्स हमें पता होना चाहिए। व्हीकल क्या है? वो चीज़ जिसके ऊपर हमारी ड्रग सवार होती है और बॉडी के अंदर चली जाती है। तो ये जो सवारी है ना, ये वाटर भी हो सकती है और ऑयल भी हो सकती है। द मोस्ट सुटेबल व्हीकल फॉर डिसॉल्विंग और सस्पेंडिंग द मेडिकामेंट इज वाटर। और ये आप लोगों का MCQ बन जाता है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बनता है ये, क्योंकि ये अब पेपर में आ चुका है कि पानी जो है वो सबसे ज़्यादा मुनासिब व्हीकल है डिसॉल्व करने के लिए या सस्पेंड करने के लिए दवाई को। ऑयली व्हीकल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं उन उन दवाइयों को जो कि इंसॉल्युबल हैं पानी के अंदर। एंड द प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग्स। और अगर तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को ऑफ ड्रग को अगर बढ़ाना चाहते हैं, प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, तब भी ऑयली व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉटन सीड ऑयल, पीनट ऑयल, सेसमी ऑयल, तिल का तेल, या फिर ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज एन ऑयली व्हीकल्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स। एडिड सब्सटेंसेस, इस व्हीकल के अलावा हम लोग और क्या डालते हैं? सोलुबलाइजिंग एजेंट, जो कि हमारे ड्रग पार्टिकल्स को सोलुबलाइज कर देती है, हल कर देती है।
स्टेबिलाइजर्स जो उनको बरकरार रखती है उस हालत मीन पेरेंटल की हालत को। बफर्स जो पीएच को मेंटेन करते हैं, पीएच चेंज नहीं होने देते। एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स जो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देंगे। आइसोटोनिसिटी एडजस्टर्स यानी कि जो आइसोटोनिसिटी को बरकरार रखेंगे, ठीक है। और आइसोटोनिसिटी मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। वेटिंग एजेंट्स होते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट होते हैं और इमल्सिफाइंग एजेंट जो वेट करके रखेंगे, जो सस्पेंशन को मेंटेन करके रखेंगे, जो इमल्जन को जो है स्टेबल करके रखेंगे, ठीक हो गया। इसके अंदर हम लोग कलरिंग एजेंट्स जो है ना वो स्ट्रिक्टली बहुत ही सख्ती के साथ प्रोहिबिटेड, मना कर दी गई हैं, यानी कि हम लोग कलर का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं करते। अच्छा जी, यहाँ पे बनी हुई है, ये रही, ये आपकी एम्प्योल है और ये आपका वाइल है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग नेक को ब्रेक करते हैं और इसको सिंगल डोज, एज अ सिंगल डोज इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसके अंदर ये ऊपर रबर कैप होती है इसकी, जिसके ऊपर मजीद एक और कैप लगा दी जाती है, ठीक है। इसमें से आप लोग मल्टीपल डोजेस मतलब 2 और मोर देन 2 आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशंस में हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले पहले आप लोग वॉश कर लेते हो, धो लोगे, साफ करोगे कंटेनर को भी, क्लोयर को भी और इक्विपमेंट्स को भी, यानी कि ये आपका कंटेनर, ये क्लोयर और इक्विपमेंट जिसमें आप लोग तैयार कर रहे हो उसे। कलेक्शन ऑफ द मटेरियल, इसके बाद आप लोग कलेक्ट कर लेते हो, राइट। इसके बाद कलेक्शन ऑफ द मटेरियल, जो जो हम लोगों ने इसके अंदर मटेरियल ऐड करना है उसको हम लोग इकट्ठा कर लेंगे, कंपाउंडिंग करेंगे। कंपाउंडिंग करना यानी कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलाना। हम लोग जितनी चीज़ें जो इसके लिए हमें चाहिए तैयार करने के लिए, हमने उनको मिक्स कर लिया, फिर हमने उसको छान लिया, फिल्टर कर लिया, फिल्ट्रेशन कर ली, और फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रिपरेशन इन द फाइनल कंटेनर, हम लोगों ने अपने मटेरियल को जो हमने तैयार किया है फॉर्मुलेशन को, उसको उठाया और कंटेनर के अंदर हम लोगों ने उसे फिल कर दिया। देन हम लोग सीलिंग कर देते हैं कंटेनर्स की, यानी कि इसको हम लोगों ने रबर कैप लगाई और इसको सील कर दिया। देन स्टेरिलाइजेशन, हम लोग एट द एंड स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं, इट्स मीन कि हम लोग टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपना कंटेनर लिया, अंदर मटेरियल डाला, क्लोयर लगाया और अब हम लोग उसको स्टेरिलाइज कर रहे हैं, जरासीम से पाक कर रहे हैं। इसके ऊपर हमने लेबलिंग कर दी और पैकेजिंग कर दी, इसको मजीद एक और कार्टन के अंदर डाल दिया हमने। और फिर हम लोगों ने इवेलुएशन की, पेरेंटल प्रेपरेशंस की। इवेलुएशन का मुख्तलिफ मतलब मीनिंग्स हैं, हम लोग इसको फार्माकोग्नोजी में पढ़ते हैं कि तशखीस करना, यानी कि उसकी खसूसियात को जांचना। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग पेरेंटल प्रेपरेशंस की कीमत लगाते हैं, यानी कि उसकी प्राइस टैग लगाएंगे। माइट भी हम लोग इसको इस मीनिंग में भी ले सकते हैं कि हम लोग फिर मजीद इसको पढ़ते हैं, जांचते हैं कि क्या इसके अंदर कोई और तब्दीली आ सकती है या बेहतरी लेकर आई जा सकती है या नहीं। पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ इंजेक्शंस में हमारे पास दो तरह के कंटेनर्स होते हैं, एक सिंगल डोज कंटेनर जिसे हम लोग एम्प्योल का नाम देते हैं, और सेकंड वन इज मल्टी डोज कंटेनर जिसे हम लोग वायल का नाम देते हैं। सिंगल डोज कंटेनर में द कंटेनर होल्डिंग अ क्वांटिटी ऑफ स्टीराइल ड्रग इंटेंडेड फॉर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सिंगल डोज। इसके अंदर हमारे पास जो कंटेनर है ना उसके अंदर सिर्फ इतनी मिकदार है जिसका मकसद क्या है, पेरेंटल प्रिपरेशन, ठीक है, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सिंगल डोज, एक खुराक, ठीक है। यानी कि इस कंटेनर के अंदर हमारे पास जो मिकदार है जो कि कंटेनर ने अपने अंदर रखी हुई है, ड्रग इंटेंडेड, मकसद जिसका क्या था कि वो बरजरिया सिरिंज इस्तेमाल की जाएगी एज अ सिंगल डोज, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक खुराक होती है। एंड विच व्हेन ओपन, और जिसको अगर हम लोग एक दफ़ा खोल लें तो दोबारा बंद नहीं कर सकते, रीसील्ड नहीं कर सकते। मल्टी डोज कंटेनर में आप लोग कहते हो जिसे वाइल कहा जा रहा है, द कंटेनर परमिट्स, ये इजाजत देता है कि हम लोग विदड्रॉल कर लें, यानी कि निकाल लें, क्या, ऑफ सक्सेसिव पोर्शंस, यानी कि मुसलसल या मुतवातिर हम लोग हिस्से निकालते रहे ड्रग के, विदाउट चेंजिंग द स्ट्रेंथ, बिना तब्दील हुए हुए उसके दवा की ताकत या क्वालिटी, मयार या प्योरिटी, खालिसपन ऑफ द रिमेनिंग पोर्शंस, जो हमारे पास पोर्शन रह गया, ठीक हो गया। इसके अलावा हम लोग कहते हैं इंट्रावीनस फ्लूइड्स। इंट्रावीनस फ्लूइड्स में हमारे पास लार्ज वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है, यानी कि हम लोग जो बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं पेरेंटल्स में, उनको हम लोग एक तो फर्स्ट थिंग आईवी इन्फ्यूजन्स का नाम देते हैं। देखिए यहाँ पे एनिमेशन है, लेकिन आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये जो चीज़ है लाइक ड्रिप्स जो होती हैं, ये क्या है, ये आईवी इन्फ्यूजन्स होती हैं। हम लोग इसको आईवी इन्फ्यूजन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ड्रॉप्स पर मिनट हमारी बॉडी में जाती है,
ठीक है, इन्फ्यूज़ की जाती है, ठीक है, ड्रॉप्स पर मिनट, जिसकी वजह से हम लोग इसको आईवी इन्फ्यूजन्स का नाम देते हैं। और इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं डेक्सट्रोज इंजेक्शन की, डेक्सट्रोज एंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन की, यानी कि जो हम लोग कहते हैं ना कि ग्लूकोज की बोतल लगी हुई है, वो डेक्सट्रोज इंजेक्शंस इंजेक्टेबल्स आ जाते हैं। डेक्सट्रोज एंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शंस, मैनिटोल इंजेक्शन, रिंगर्स इंजेक्शन या रिंगर्स सॉल्यूशन जिसे हम लोग कहते हैं, मैनिटोल सॉल्यूशन कहते हैं, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन कहते हैं, और लैक्टेटेड रिंगर्स इंजेक्शन और सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन जिसे हम लोग नॉर्मल सलाइन इंजेक्शन या नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन भी का नाम देते हैं, राइट। आज का लेक्चर यहीं तक का ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि आप लोगों के वो डोजेज फॉर्म्स जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका इंशाल्लाह इंशाल्लाह तरतीब के साथ में सारे के सारे डोजेज फॉर्म का जो लिंक्स है ना, उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। बाकी तो इंशाल्लाह हम लोगों ने पढ़ने वो आगे आते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।